अच्छा, अक्सर मैंने क्लिनिक में भी देखा है और आई एम श्योर आपने भी देखा और कई मरीज़ भी हमसे पूछते हैं कि अगर किसी की एंजियोग्राफी हुई हुँ, और उसकी एक से ज़ायद शरेयान बंद हैं, हुँ, अब उस मरीज़ को ये डिसाइड करने में काफ़ी दुश्वारी होती है, हुँ, क्या वो मल्टी वेसल पीसीआई यानी कि एंजियोप्लास्टी के ज़रिए इन सब का इलाज कराएँ या इनके लिए वो एक ओपन हार्ट सर्जरी जिसे कैबेज कहते हैं वो करवाएँ। अगर वो कार्डियक सर्जन का ओपिनियन लेता है तो वो कहते हैं कैबेज कराएँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेता है तो वो कहते हैं स्टेंटिंग करें। तो मरीज़ कैसे डिसाइड करे कि उसको कौन-सा ऑप्शन ऑप्ट करना हमारी चाहिए? सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है ये इसका पार्टली साइंस का साइंटिफिक जवाब भी है और इसका एक पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक जवाब भी है। राइट। देखिए, सर्जन जो है ये ब्लॉकेजेस जो हैं इसका इलाज ना एंजियोप्लास्टी है ना बाईपास है, ये प्लम्बिंग है, हम प्लम्बिंग कर देते हैं, ओके। टाइम दे देते हैं। कुछ लोगों को पूरी ज़िंदगी मिल जाती है, कुछ लोगों को कुछ साल मिल जाते हैं इससे पहले कि फिर ब्लॉकेज या दूसरी ब्लॉकेज जो थी वो बढ़ जाए। राइट। तो एक दिन की तो ये कहानी है नहीं, सालों से। तो बेसिकली तो इसका इलाज लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और दवाएँ हैं हुँ, हुँ। कि जो ये ब्लॉकेज को बढ़ने से रोके और क्लॉट आने से रोके। या लेकिन अब आपकी हो गया है, इवेंट हो गया है आपकी। एक तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हार्ट अटैक के साथ जाते हैं और आपका हार्ट मसल डैमेज हो रही हो, तो आपको एंजियोग्राफी के दौरान इट इज़ मस्ट कि वो आर्टरी खोल दी जाए, जिसे कल्प्रिट वेसल कहते हैं। जिसको कल्प्रिट वेसल या कहते हैं। तो डॉक्टर जी आई नीड योर ओपिनियन ऑन दिस कि एक मरीज़ जिसको हार्ट अटैक होता है और उसके बाद उसकी एंजियोप्लास्टी होती है, हुँ। हाउ लॉन्ग ही वुड बी रिक्वायरिंग मेडिसिन्स कि उसके मेडिसिन्स कितने देखिए, नंबर अगर से एक खानी होंगी? आर्टरी में एक ब्लॉकेज है, हुँ, 90% ब्लॉकेज है फ़र्ज़ करें और उसमें स्टेंट लग जाता है, 95% को हुँ। मैं कहता हूँ कि अगर भी दूसरी आर्टरीज़ बिल्कुल क्लियर हैं। अब ये भी आप कॉन्सेप्ट समझे ना या कि अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से है या किसी एक हुँ, वजह से है, आप जो कहते हैं जी ये आपका, तो हुँ। ये बताएं कि वही खून जा रहा है सारी आर्टरीज तो में, बाकियों में क्यों नहीं है? बाकियों में क्यों नहीं है? तो इट या इज़ नॉट एज सिंपल एज वो वहाँ टर्बुलेंस हो रही है, वो लोकेशन ऐसी है, वहाँ बैंड है या हुँ, जो भी कह ले। इसके ऊपर भी ज़रा सोच विचार की ज़रूरत है कि सही। एक आदमी का जिसका कोलेस्ट्रॉल 300 है और हुँ, आप कह रहे हैं जी कि इसकी उसकी कभी कभार एक जगह तीन शरेयाने हुँ। उसकी ब्रांचेज हर जगह में एक जगह 90% ब्लॉक है। राइट। तो उसको आपने स्टेंट लगाया, हुँ, 95% ऑफ हमेशा के लिए वो ठीक हो गया। तो फिर जब ठीक हो गया, दर्द भी ख़त्म हो गया, तो वो अपनी फैक्टर्स जो मैंने आपको हुँ। बताया, स्लीप, स्ट्रेस, वर्कआउट, वेट, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ कंट्रोल करे। अगर है ही कोई फैक्टर नहीं, हुँ। परफेक्ट है, तो बस फिर एक एस्कार्ड, एक एस्पिरिन जो होती है ब्लड या थिनर जो लोप्रिन, होती जो है। भी ब्लड थिनर एक लेता रहेगा ज़िंदगी भर। सही है। और वो भी मेरे ख्याल से वी डोंट हैव अ डेटा फॉर लाइफ, ओके, लेकिन एटलीस्ट 2-1 साल ले, उसके बाद हो सकता है कि दवाइयों के बगैर हो। ओके। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो छोड़ देते हैं, हमने देखा जी एक आर्टरी और उनके स्टेंट ब्लॉक सही हुई। रहते हैं। हाँ, वो तो स्टेंट में सही। तो क्लॉट आने की चांसेस पहले 2-3 हफ्ते, हुँ, 4 हफ्ते, फिर मेडिकेटेड के ज़्यादातर साल, डेढ़ या साल में हो, फिर तो वो अंदर कवर हो हुँ। जाता है ना, अंदर या लाइनिंग आ जाती है, खुल राइट। गई आर्टरी, खुल गई, फिर नई हुँ। ब्लॉकेज नहीं बनी, तो बस कुछ भी ज़रूरत नहीं। सो सिंस यू मेंशन कि जो एंजियोप्लास्टी होती है, हुँ, ये जस्ट एक पंक्चर या स्कारलेस प्रोसीजर है कि यू इंसर्ट कैनुला और हुँ। उसके ज़रिए जाके करेक्ट कर लें। तो ये एंजियोग्राफी या ये इंटरवेंशन जो प्रोसीजर है मिनिमल इन्वेसिव, इनसे सिर्फ़ क्या दिल की शरेयानों का इलाज किया जाता है या कोई और भी दिल की बीमारियाँ हैं जो इनसे करेक्ट की जा नहीं, अब सके? तो हर चीज़ वो होती जा रही है ना, जिसको कहते हैं माइक्रो, उस पे हुँ। जा रहे हैं, रोबोटिक, छोटे-छोटे या सुराख। तो एवरीथिंग इज़ बिकमिंग लेस एंड लेस इन्वेसिव। तो हुँ। नहीं, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो ये तो एक पार्ट है। ओके। पैरों की शरेयानें खुलती हैं, वेल्व राइट। जो आपके हार्ट के हैं, उनमें सुकड़ाहटपन आ जाए, वो खोल हुँ। सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, जिसको टैवी कहते हैं। राइट। सुराख दिल में हो, उसको बंद हुँ। कर सकते हैं। 95% जो बीमारियां हैं दिल की या उसके साथ रिलेटेड, अब विदाउट ऑपरेशन भी ठीक हो सकती राइट। सो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ को भी इससे करेक्ट किया जा हैं। सकता बिल्कुल, है कि अगर तो दिल में ऑफ सुराख कोर्स, ऑफ है और कोर्स, वेल्व ऑफ टाइट कोर्स, है। ये तो अभी हम हार्ट हुँ। की एक बात करें, ये तो बहुत लंबा एक डिबेट है, ये तो पूरी अलग-अलग अब स्ट्रक्चरल है। फालिज हो रहा है, अब तो उसको भी, ओके, फालिज को हाँ। भी करेक्ट कर रहे सही, हैं जो सही। इंटरवेंशनल सो रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। अभी आपने ज़िक्र किया ये टावी का हाँ। कि अगर हमारी आम जनरल ऑडियंस के लिए आप बता पाएँ कि व्हाट इज़ टावी टावी? एक प्रोसीजर है जिसमें पहले एक एओर्टिक वाल्व जो था ना, हमारा जो मेन वाल्व जो हार्ट ब्लड थ्रो करता है बॉडी में, ओके, तो वो एओर्टिक वाल्व के थ्रू जाता है। राइट। तो वो वाल्व अगर बचपने में हमारे यहाँ रोमैटिक फीवर ये सब बहुत होता था, तो उसकी वजह से वो ओवर ईयर्स वो सिकुड़ जाता था, हुँ, कभी हुँ। लीक कर रहा होता था। तो अगर वो सिकुड़ जाए एओर्टिक स्टेनोसिस में, तो उसमें वो वाल्व के अंदर एक और वाल्व डाल के उसको साइड पे कर देते हैं और एक नॉर्मल वाल्व डाल देते हैं जो ओके। टांग के थ्रू डालते हैं। उसको ट्रांस एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन हुँ। कहते हैं, जो टैवी है तो या उसमें कोई टावी। सीना नहीं खोलना पड़ता कुछ भी नहीं जस्ट करना पड़ता, वो भी आधे घंटे का प्रोसीजर है, अब बड़ा कॉमन हो गया है।
लेकिन वो वेल्व बहुत महंगा है, अगर हमारे यहाँ बनाने लगे तो सही, वो 30-35 लाख का वेल्व है, इसलिए बेसिकली वो पैसों को आप उससे अगर ना मिलाएं तो फिर तो हर चीज़ तकरीबन आपकी कॉस्ट इफेक्टिवली आप कर सकते हैं। राइट। सो हाउ डू यू सी, अभी आपने जिक्र किया कि फालिज का, तो हाउ डू यू सी अ रोल ऑफ के कार्डियोलॉजिस्ट का फालिज के ट्रीटमेंट में क्या रोल है? देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो बचपने मीन्स के जब से ट्रेनिंग हुई है, और स्पेशली इंटरवेंशनल, तो वो जो है वो लोग तो करते रहते हैं ना कैथेटर्स, तो हम लोग अंदर ट्यूबें लेके अंदर वी बिकम एक्सपर्ट्स। अब जो रेडियोलॉजी वाले हैं वो दे आर बेस्ट इन लुकिंग एट द स्मॉल आर्टरीज, ब्रेन की और इन चीज़ों की, और जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो उसका फंक्शन ब्रेन में। तो ये एक डिबेट और लड़ाई झगड़े चल रहे थे सालों से, लेकिन आई थिंक द बेस्ट पीपल टू डू इंटरवेंशन टेक्निकली आर द कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज वो एक्सपर्ट्स हैं एंड दे आर मोर हैंडी विद मोर एक्सपीरियंस, वो इसीलिए ना। yeah. लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ इट्स अ टीम प्रोसेस, ये नहीं हो सकता कि न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो इन्वॉल्व ना हो, रेडियोलॉजिस्ट जो है वो इन्वॉल्व ना हो, तो उसको तो ये डिबेट चल रही है, बट आई थिंक ये टीम वर्क है, मिल के करें, जो भी करना चाहे करें। अगर इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट है वो टेक्निकली बहुत एक्सपीरियंसड है, वो कर सकता है, वो टीम लीड ले ले। अगर न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट है, वो करना चाहे, अगर ट्रेंड है वो, लेकिन वो अगर एक होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है 50 ट्रेंड होंगे। तो रेशो हमारे यहाँ तो बल्कि 1:50 नहीं, 1:100, 200 है फॉर इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट कंपेयर। पूरे शहर में अगर ट्रेंड इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट 4 या 5 हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो 500 हैं, बिल्कुल। तो वो तो आप उसका तो रेशो ही नहीं है ना। तो अब उन 500 में आपको 10 तो बहुत एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, वो तो है ही 5 वहाँ। तो इसलिए ये रेशियोज की बात है, और ये सोचना कि कौन करे, कौन जो भी अच्छा कर सकता है, प्रॉपर कर सकता है, गाइडलाइंस हैं उसके लिए, ट्रेंड है, पेशेंट के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो करें। राइट। सो डॉक्टर नदीम, हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी के मुतालिक तो काफ़ी बात हुई। पिछले दिनों मैं स्टैट्स रिव्यू कर रहा था तो देखा ये गया, मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन के मर्ज़ में मुब्तला हैं, कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है। तो आपके ख़्याल में क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या कोई ऐसी स्पेशल डाइट से इसको कंट्रोल करने में बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये मल्टी फैक्टोरियल है। ये जो 3 करोड़ की आपने फिगर दी, इसमें बहुत से लोग ये हैं कि अंडर डायग्नोज्ड हैं, बहुत से ओवर डायग्नोज्ड हैं। पहले तो ये कि ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। राइट। उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। मेरे लिहाज से इट इज़ बेसिकली शुड बी डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, कि मुस्तकिल बढ़ा रहे, लेकिन क्या बढ़ा रहे, विच ऐसी लेवल पे विच इज़ इनअप्रोप्रिएट टू योर बॉडीज रिक्वायरमेंट। आप ये भी समझें कि ब्लड प्रेशर की कोई डेफिनेट वैल्यू जो है वो ऊपर से तो नहीं आई ना कहीं से, ये तो हम ही ने इन्वेंट की। तो एक यंग औरत जो शादी से पहले हमारे यहाँ उसका 90-60 के करीब ब्लड प्रेशर होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी में अगर उसके लिए 120-85 हो जाए, 80 हो जाए, तो उसके लिए ज़्यादा है, तो वो हाइपरटेंशन है, उसके लिए तो ज़्यादा है ना, इनअप्रोप्रिएट है और परसिस्टेंट रह है, तो वो हार्ट पे असर, बच्चे पे असर करता है। इसी तरह एक 80 साल का बंदा है फिट फाट, उसका अगर 150-90 है तो ठीक है, लेकिन अगर एक ऑन द अदर हैंड एक 30 साल, एक 35 साल का है, डायबिटिक है, और उसकी फैमिली में स्ट्रोक्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, किडनी के मसले हैं, तो उसके लिए 130-85 या ऐसे, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कहीं नहीं। तो इसके साथ डिपेंड करता है कि कितना मॉडिफाइबल आपने ब्लड प्रेशर, यानी आप हर रोज़ खाने में बदपरहेज़ी कर रहे हैं, सॉल्ट एक्स्ट्रा डालते हैं, पेट आपका निकला हुआ है, परवाह करते नहीं, तो ऑब्वियसली उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। सो डॉक्टर नदीम, इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यंग कंसल्टेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उस दौरान गाइडलाइंस और किताबों में आया कि बड़े बुज़ुर्गों का ब्लड प्रेशर 140/80-90 ये टारगेट रखना चाहिए, यंग का रखना चाहिए 130 समथिंग। फिर जैसे जैसे गाइडलाइन आगे बढ़ी, फिर नए गाइडलाइंस आ गए कि सबको जो है 130/80 ब्लड प्रेशर टारगेट होना चाहिए। तो एक यंग कंसल्टेंट कैसे डिसाइड करे कि उसके मरीज़ को उसका टारगेट ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट इसके लिए इसको कहते हैं टेलर्ड। यू हैव टू टेलर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट भी और डायग्नोसिस भी। ओके। तो इसको पहले एक था स्टेप्ड अप अप्रोच कि वो एक लेवल आ गई, बस इससे ज़्यादा, वो एक गोली दी, उसको बढ़ाते रहे आप, जब वो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो दूसरी गोली दे दी। अब आपने गोली भी डिसाइड करनी है। पहले तो ये डिसाइड करना है, कोई आए कि भाई इसको ज़रूरत है ब्लड प्रेशर की। एक बंदा आया, यंग आदमी है, 30-35 साल का, और उसका ब्लड प्रेशर, उसकी बिजनेस में उसका
वो हो गया डिवोर्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर वो जब चेक करता है उसके सर में दर्द हो रहा है हर वक्त, रात को सो नहीं सकता, वो 140 85 90 150 90 वो कह रहा है जी मेरा ब्लड प्रेशर। तो आप उसको ब्लड प्रेशर जस्ट बिकॉज रीडिंग है नहीं, तो आप उसको पहले उसकी हेडेक्स इज़ नॉट ड्यू टू ब्लड प्रेशर, रिमेंबर। ओके। जो अब पीछे नेक के पीछे एक हेडेक होता है, दैट्स बीन द ओनली प्रूवन सिम्टम ऑफ ब्लड प्रेशर, बाकी तो साइलेंट है। ये हेडेक की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर से हेडेक नहीं होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो वो हेडेक लेके पहुँचेंगे 170-80 ब्लड प्रेशर है तो गोलियाँ शुरू हो जाती। भाई वो हेडेक कर रहा है ब्लड प्रेशर का, डाकू आके बंदूक रख दे आपके भाई बहन पे साथ, तो आपका उस वक्त भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब तो रिएक्टिव है ना, इस रिएक्टिव हाइपरटेंशन। बट ये फिर परसिस्टेंट हो जाएगी, तो आपको टेलर करना है। कोई वैल्यू आप पढ़ लीजिए, गाइडलाइंस में लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर रिस्क फैक्टर जितने ज़्यादा हैं, शुगर है आपको और आपके स्ट्रोक्स हैं, किडनी के प्रॉब्लम, तो फिर ब्लड प्रेशर की जो टारगेट है आपका है, और वो एवरेज टारगेट है, वो ये नहीं है कि आपकी एक रीडिंग आ गई जब आप के सर में दर्द है। आप ओवर प्रोफाइल बनाएं, जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, अकेले में बैठा हो, अपना ऑटोमेटिक आले से चेक करे और वो आपका लिख दे, फिर बताए आपको कि एक 10-12 की प्रोफाइल हो, फिर आप उस पर डिसाइड करें। अगर उसमें 10 में से 7 रीडिंग्स जो हैं 140-85 से नीचे आ रही तो ही सेफ, कोई भी हो। ओके। जनरली अगर 140-85 से ज़्यादा आ रही हैं तो फिर आप उस पर करें। अगर एक आदमी के रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रेगनेंसी है और औरत है, तो उसके लिए 140-85 भी ज़्यादा है, शायद 130-80 हो। तो ये आपको किताबी पढ़ के गाइडलाइंस रखनी है, और उस पर्टिकुलर कोई दो इंसान एक तरह नहीं होते। So we need to tailor it as You per have to according to the tailor patient. according to the patient and his risk factors And his right, age, उसमें सब कुछ ये included। With this we conclude our program. Thank you डॉक्टर नदीम रिजवी कि आप अपने टाइम दिया हमें इसके लिए और तमाम तरह सवालात के बड़ी तफसीलन जवाब दिए। थैंक यू वंस अगैन। थैंक यू वेरी मच। सो आज हमने डिटेल में बात की कि हार्ट अटैक की क्या क्या वजूहत होती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं और कैसे इससे बचा जाए। इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस पॉडकास्ट इन कोलैबोरेशन विद OMI। थैंक यू।